एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 3 गायें थीं और वह रोज खेत में काम करने जाता था। उसके यहाँ 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ जो देखने में बेहद सुंदर थीं। दोनों इतनी एक जैसी थीं कि उनके माता पिता के अलावा कोई नहीं पहचान सकता था कि कौन संजना है और कौन शिवानी। क्या हुआ जी, इतने चुप चुप क्यों हो आज? मुझे लड़कियां नहीं चाहिए थीं। मैं तो हमेशा एक बेटे का सपना देख रहा था। जुड़वा बेटियां हो गई हैं, तो क्या कयामत आ गई? तुम बाप बने हो, ये तो जिम्मेदारी का हिस्सा है। अच्छा बस रहने दो, अब इन बातों को जो होना था वो हो गया। मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम मत आना। इतना कहकर गोपाल खेत की तरफ निकल जाता है। सारा दिन खेत में मेहनत करने के बाद जब वो थोड़ा देर आराम करने ही लगा था, तभी अचानक से आसमान में काला अंधेरा छा जाता है। अरे ये कैसा संकट है? लगता है भयानक वर्षा होने वाली है। इस तूफान में तो खेत में काम नहीं हो सकता। निर्मला और मेरी बेटियां भी घर में अकेली हैं, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। तभी भयानक बारिश शुरू हो गई। गोपाल भी अपने घर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते जब वह अपने घर पहुंचा तो घर के बाहर भीड़ देखकर हैरान रह गया। जब गोपाल घर पहुंचा तो निर्मला का निधन हो चुका था। गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। अब वह बिल्कुल अकेला हो गया था और उसकी बेटियां भी मां की ममता से पूरी तरह वंचित हो चुकी थीं। गोपाल बहुत टूट गया, लेकिन अपनी बेटियों के लिए जीने लगा। थोड़े समय बाद उसने दूसरी शादी कर ली। नई माँ का नाम था कामना। देखो कामना, तुम्हारे लिए भी इस घर में थोड़ी मुश्किलें होंगी, मुझे गलत मत समझना, मगर मेरी ये शादी अपनी 2 बच्चियों के लिए की है ताकि उन्हें माँ की कमी महसूस ना हो। नहीं नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी इन दोनों बेटियों को अपनी संतान की तरह प्यार करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कामना। मैं बहुत धन्य हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनी। लेकिन दिल से कामना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह सिर्फ दिखावा करती थी। वह बच्चियों पर हर वक्त गुस्सा करती, जरा जरा सी बात पर सजा देती। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इन दोनों के ताता से मेरा सर फटने लगा है। इन्हें यहाँ से कहाँ फेंक कर आऊं मैं? बस बहुत हो गया। अब वो वक्त आ ही गया है जब मुझे इन दोनों से जान छुड़ानी होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। कामना ने जब गोपाल के न होने का मौका देखा तो वह दोनों बच्चियों को धीरे धीरे जंगल की ओर ले जाने लगी। वह डर और शक की हालत में धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, जैसे किसी से छुपकर जा रही हो। जब वह जंगल की हरी भरी पगडंडियों पर पहुंची तो उसने दोनों बच्चियों को अलग अलग दिशाओं में छोड़ने का फैसला किया। अब मैं इन दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर फेंक कर छोड़ दूंगी, ताकि अगर एक बच्ची बच भी गई तो दूसरी का काम तमाम हो जाए। कामना ने एक बच्ची को पूर्व दिशा में एक झाड़ी के पीछे छुपाया और दूसरी बच्ची को पश्चिम दिशा में ले जाकर झाड़ियों के बीच छोड़ दिया। जब कामना दोनों बच्चियों को छोड़ रही थी तो उसे यह मालूम नहीं था कि जंगल में एक हिरण चुपके से यह सब देख रहा था। ये औरत क्या कर रही है? यह तो इन नन्ही जानों को यहाँ मरने के लिए छोड़ गई है। हिरण पूर्व दिशा में रखी गई बच्ची के पास पहुंचा, उसे अपनी पीठ पर धीरे से उठाया और चुपचाप उसे अपनी गुफा की ओर ले गया। इस बच्ची को तो मैं ला आई हूँ, अब जाकर दूसरी बच्ची को भी बचा लाती हूँ। फिर वह पश्चिम दिशा की ओर दौड़ा ताकि दूसरी बच्ची को भी बचा सके। लेकिन वहां का दृश्य कुछ और ही था। आज तो मजे आ गए। कितना नरम और नाजुक मांस। हाय क्या बात है, आज तो ताजा खाने का दिन है। अरे ये क्या हो गया? ये तो लोमड़ी इसे मारकर खा जाएगी। अब इस बच्ची को मैं कैसे बचाऊं? अभी पानी पी आती हूँ ताकि मांस खाने का स्वाद दुगना हो जाए। जैसे ही लोमड़ी वहां से गई, हिरण झाड़ियों के पीछे से निकला और बच्ची को झटपट उठा लिया। तभी लोमड़ी की नजर हिरण पर पड़ गई। ये मेरा शिकार है रे हिरण, इसे तुम कहाँ ले जा रहे हो? रुको जरा, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। हिरण डर के मारे दौड़ने लगा। डरते डरते हिरण एक गांव में जा पहुंचा। आखिरकार वह एक किसान के घर के पास पहुंच गया।
लोमड़ी के डर से हिरण ने बच्ची को दरवाजे के बाहर रखा और खुद छिपकर भाग गया। बच्ची रोने लगी। तभी किसान की पत्नी घर से बाहर आई। ये बच्ची यहाँ कौन छोड़ गया है? अरे ये किसकी बच्ची हो सकती है? मैं इसे घर के अंदर ले जाकर देखती हूँ। क्या हुआ मालती? ये किसकी बच्ची है? कहाँ से उठा लाई तुम इसे? मुझे नहीं पता राजू, मैंने तो जैसे ही दरवाजा खोला ये बच्ची बाहर रोती हुई मिली। ये तो बहुत छोटी है, शायद कोई इसे यहाँ छोड़ गया है। जो भी हो राजू, अब ये हमारी है। देखो तो कितनी प्यारी है। शायद कुदरत ने इसे हमारे लिए भेजा है। यूं जंगल में छोड़ी गई एक नन्ही जान किस्मत के सहारे प्यार के आंगन में आ पहुंची। किसान और उसकी पत्नी की गोद खाली थी और शायद यही बच्ची उनके नसीब का तोहफा थी। यूं एक लावारिस बच्ची किसान के आंगन की रौनक बन गई। दूसरी तरफ हिरण भागता हुआ वापस अपनी गुफा में दूसरी बहन के पास जा पहुंचा। मैं इस बच्ची को ऐसी जगह छोड़ूंगी जहां जहां ये बच्ची आराम से अपनी अच्छी जिंदगी जी सके। इतना कहकर हिरण उस बच्ची को उठाकर महल के बाहर ले गया। उसी राज्य में एक राजा जगंदर राज करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। क्या हम कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते महाराज? आप आज ही किसी बच्चे को गोद लेने का सोचिए ताकि हम लोगों के तानों से निजात पा सकें। तुम ठीक कहती हो भाग्यवंती। मैं आज ही जाता हूँ और जब तक कोई बच्चा गोद लेने के लिए नहीं ढूंढ लेता तब तक घर वापस नहीं आऊंगा। अभी वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। ये आवाज, ये तो किसी नवजात शिशु की लगती है। महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन जब मैं पहरे पर थी तो मैंने जंगल की ओर से आते हुए एक हिरण को देखा। मुझे शक हुआ तो मैं उसके पीछे गई। वहाँ झाड़ियों में यह बच्ची थी। महाराज यह लीजिए। क्या एक हिरण यह बच्ची लेकर आया है? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे महारानी, सुन रही हैं आप? ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। महाराज मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरी सूनी गोद में भी कोई नन्हा नवजात खिला है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। जो कभी एक गरीब जंगल में फेंकी गई थी वही अब महल की राजकुमारी बन गई है। जब शाम के साए गहरे होने लगे, गोपाल खेत से वापस आया। थका हारा वह सीधा अंदर आया और तुरंत बच्चियों के बारे में पूछा। कामना, हमारी बच्चियां कहाँ हैं? मैंने सुबह जाते वक्त देखा था, वे सो रही थी, अब नजर नहीं आ रही। गोपाल, मैं तो बस 2 पल के लिए पानी भरने गई थी। लौट कर आई तो झूले खाली थे। ना जाने कौन दरिंदा था जो हमारे जिगर के टुकड़े छीन ले गया। मैं तो खुद बिखर गई हूँ गोपाल। कामना ने अपने आंसुओं और तड़पती बातों से गोपाल को ऐसे बहला लिया कि वह भी यही सोचने लगा, जो कुछ भी हुआ वह तो ऊपर वाले की ही मर्जी थी। वक्त गुजरता गया। वे दोनों मासूम बच्चियां जो कभी जंगल की झाड़ियों में बेसहारा छोड़ दी गई थीं, आज 2 खूबसूरत गरिमामयी लड़कियां बन चुकी थीं। लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थीं। एक ने महल में जन्म लिया और शाही ठाठ बाट में पली बढ़ी। उसका नाम राजकुमारी सुंदरवती रखा गया, जबकि दूसरी एक साधारण किसान के घर आंगन में बड़ी हुई, जिसका नाम माया रखा गया। माया, माया बेटी। अरे मेरी बेटी, दिन चढ़ गया है। जाकर अपने बाबूजी को खेत में खाना दे आओ। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? मैं तो बस जा ही रही थी। बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी से खाना दे दो माँ, मैं निकलती हूँ। जहाँ एक तरफ माया का स्वभाव बहुत ही अच्छा, नम्र और मिलनसार था, वहीं दूसरी तरफ सुंदरवती का स्वभाव घमंडी और कठोर था। दासी, ये फूल इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? मैंने खास तौर पर कहा था कि मेरे बाग में सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। राजकुमारी जी, बारिश न होने के कारण कुछ पौधे कमजोर हो गए हैं। कामचोर, तुम बारिश का बहाना कर रही हो। अरे हमारे महल में पानी की कमी है क्या, जो तुम बारिश की बात कर रही हो? मुझ में और मेरे महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। क्या सच में कोई मुझ जैसा खूबसूरत भी हो सकता है?
इसी तरह समय बीतता गया और दोनों बहनें एक दूसरे से अनजान रहीं। राज्य में सालाना मेले का आयोजन हुआ। बाबूजी, ये क्या बात हुई? आपको पता है ना कि गांव में मेला लगा है और आपने मुझे बताया ही नहीं। मुझे मेले में जाना है बाबूजी। अरे मेरी प्यारी बिटिया, मेरी बिटिया को मेले में जाना है? हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं कल अपनी बेटी को मेले में जरूर ले जाऊंगा। घमंडी राजकुमारी, जिसे खुद पर बहुत घमंड था, आज वह अपने राज्य में घूमने निकली। जब वह मेले के पास से गुजर रही थी, तभी राजकुमारी ने सुना कि दो औरतें आपस में बात कर रही थीं। अरे माँ जी, आपको पता है, मैंने आज मेले में एक लड़की देखी जो बिल्कुल राजकुमारी जैसी थी। वही आंखें, वही नाक। पहले तो मुझे लगा कि वो सच में राजकुमारी ही है, लेकिन फिर उसके कपड़े देखकर मैं समझ गई कि वो राजकुमारी नहीं हो सकती। राजकुमारी की नजर जब माया पर पड़ी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और कहने लगी, ये लड़की कौन है? इतनी हिम्मत कि मेरे जैसी दिखे? क्या ये कोई मजाक है? गांव वालों, जरा सुनो मेरी बात। तुम सब इस लड़की को मेरे जैसा कहते हो, तुम सब इसे मुझ जैसा समझते हो। मैं अब भी साबित कर दूंगी कि ये कभी भी मेरी जैसी नहीं हो सकती। राजकुमारी, आप मुझसे कह रही हैं? मैं तो बस एक किसान की बेटी हूँ। अच्छा, तो तुम एक किसान की बेटी हो? तो सुनो, किसान की बेटी मैं अभी साबित कर देती हूँ। सिर्फ शक्ल मिल जाने से कोई मेरे जैसा नहीं बन सकता। सिपाही, तुरंत महल से 3 सिक्के लेकर आओ, एक सोने का, एक चांदी का और एक हीरे जरा सिक्का। राजकुमारी जी, ये रहे 3 सिक्के, एक चांदी का, एक सोने का और एक हीरा, चारों। तू खुद को मेरी जैसी समझती है? तो आओ देखें तुम्हारी अक्ल कहाँ तक है। ये 3 सिक्के हैं, चांदी, सोना और हीरा। जो चाहो अपनी मर्जी से उठा लो। हाँ ठीक है राजकुमारी जी, मैं अपनी मर्जी से उठा लेती हूँ। मैं तो चांदी का सिक्का ही लूंगी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद माया ने चांदी का सिक्का उठा लिया। सभी लोग हंसने लगे। ये समझती है कि ये मेरी जैसी है? अरे ये तो एक ऐसी लड़की है जिसे सिक्कों की कीमत तक नहीं पता। तुम्हारा ख्वाब भी है कि तुम मेरे जैसी हो? देख लिया आप सब लोगों ने, जिसे आप मेरी तरह कह रहे थे, वो तो मेरे पाँव के जूते के बराबर भी नहीं है। भीड़ की नजरें, तंज भरी सरगोशियां, माया जैसे जमीन में समा जाना चाहती थी। सब लोग हंसने लगे। माया शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी थी। कुछ लोग उसे मूर्ख कहने लगे, कुछ ने उसे नादान कहा। माया के आंसू छुपाए न छुप सके। वह अपने बाबा का हाथ पकड़कर वहां से चल दी। माया का दिल टूटा जरूर था, लेकिन उसकी सोच एक नई कहानी लिखने जा रही थी। बेटी माया, ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो पता था वहाँ सोने और हीरे के सिक्के भी थे, फिर तुमने चांदी का सिक्का क्यों चुना? ये बात शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन थोड़ा वक्त गुजर जाएगा ना, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। आप भी समझ जाएंगे, और वो लोग भी जो आज मुझ पर हंस रहे थे। कितना अच्छा लगा इस लड़की को अपमानित करके। मूर्ख, मुझ जैसी बनने चली थी। इसको तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे हर रोज इस तरह पूरे राज्य के सामने अपमानित करूंगी। अगले दिन 2 सैनिक माया के घर आते हैं और आकर आवाज लगाते हैं, अरे घर में कोई है? माया, बाहर आओ, तुम्हें राजकुमारी जी ने महल में बुलाया है। हाँ हाँ, मैं तो तैयार बैठी हूँ। मुझे पता था राजकुमारी जी मुझसे फिर मिलना चाहेंगी। जी राजकुमारी जी, आपने मुझे बुलाया है? हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। किसान की बेटी, तुम सब मुझे उसके जैसी कहते हो ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं तुम्हें ये साफ बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी जैसी नहीं हो। आज मैं तुम्हें फिर एक मौका देती हूँ। इन 3 सिक्कों में से एक सिक्का उठाओ, अपनी औकात के मुताबिक। सोचकर, और फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर चांदी का सिक्का उठाती है। माया के चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन आंखों में कुछ और था। ऐसा जैसे वह सब कुछ समझ रही हो, मगर समय आने का इंतजार कर रही हो। माया ने कुछ नहीं कहा, बस
सिक्का हाथ में लिया, नजरें झुकाईं और अपने बाबा की ओर मुड़ गईं और दोनों चुपचाप दरबार से बाहर चले गए। माया को हर रोज दरबार में बुलाकर उसका मजाक उड़ाने में राजकुमारी को एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी थी, जैसे वह हर दिन अपनी जीत का जश्न मनाती हो। यही सोचकर वह हर रोज माया को महल बुलाती, 3 सिक्के रखवाती और माया हमेशा चांदी का सिक्का चुन लेती। अरे ये तो कितनी बड़ी मूर्ख है। देखो देखो जरा, हंसी आ रही है इसे देखकर। रोज आकर चांदी का सिक्का उठा लेती है, सोना और हीरा छोड़कर। क्या यही समझदारी है? नहीं नहीं, ये तो मूर्खता की हद है। और ये सोचती है कि ये राजकुमारी जैसी है। हाँ हाँ हाँ, मूर्ख कहो इसे, मूर्ख। और फिर एक दिन माया ने सोने का सिक्का उठा लिया। काफी दिनों तक माया हर रोज दरबार में बुलाई जाती रही। वह रोज सोने का सिक्का चुनती और राजकुमारी सुंदरवती रोज उसका मजाक उड़ाती। दरबारी हंसते, सेविकाएं कानाफूसी करती और माया चुपचाप सिक्का उठाकर वापस चली जाती। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन ऐसा आया जब माया ने वह कीमती हीरा उठा लिया। हा, लगता है इस मूर्ख लड़की को थोड़ी थोड़ी अकल आ ही गई। राजकुमारी जी, गुस्ताखी माफ। राजकुमारी जी, आपने इतने दिनों तक मेरा मजाक बनाया, मुझे मूर्ख कहा, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताने आई हूँ। आप जानना चाहती थी कि मैंने पहले दिन से सोने या हीरे का सिक्का क्यों नहीं चुना, तो सुन लीजिए। अगर मैं पहले दिन ही हीरा चुन लेती तो आज मेरे पास इतने चांदी के सिक्के नहीं होते और न ही इतना सोना होता। मैंने पहले चांदी इकट्ठा की, यह सोचकर कि जब वह एक हीरे के बराबर हो जाए तब सोना लूं। फिर सोना इकट्ठा किया, यहाँ तक कि वह भी हीरे के बराबर हो जाए। और आज जब मेरा खजाना पूरा हो चुका तब मैंने हीरे को चुना। आपकी समझदारी का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। राजकुमारी एक गदगी, क्योंकि आपको तो यह भी समझ नहीं आया कि मैं आपके ही हाथों से आपका खजाना ले गई। लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाद आप मुझे दरबार में नहीं बुलाएंगी। अरे मूर्ख कन्या, तू मुझे मूर्ख कहने का साहस कर रही है? सुनो प्रजाजनों, इस साधारण लड़की ने एक राजकुमारी का अपमान किया है। मुझे राज सिंहासन पर बैठी सुंदरवती को मूर्ख बना दिया। यह मेरी तौहीन है, मेरे मान सम्मान का अपमान है और इस अपराध की सजा इसे अवश्य मिलेगी। लेकिन राजकुमारी जी, मैंने तो आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की। बताइए, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? किस जुर्म में मेरी गर्दन मांगी जा रही है? क्या सिर्फ इसीलिए कि मैंने सच बोलने की हिम्मत की? राजकुमारी जी, ये निर्दोष है। राजकुमारी जी, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये लड़की बेकसूर है। इसके चेहरे की मासूमियत देखिए, इसके आंसू झूठ नहीं बोल सकते। मगर राजकुमारी ने किसी की एक ना सुनी, न हाथ जोड़ने वालों की गुहार, न भीड़ की सरसराहट, न आंसुओं की पुकार। उसकी आंखों में बस था घमंड, क्रोध और आदेश का अंधा जुनून। सुनो सिपाहियों, इस धृष्ट लड़की को फौरन पकड़ो और उसे किले के पीछे उस ऊंचे फांसी के मचान तक ले जाओ, वहीं जहां गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। आज ही सूर्य अस्त से पहले इसका घमंड टूटना चाहिए। राजकुमारी ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक एक हिरण दौड़ता हुआ महल के बगीचे में बने हुए आंगन में आ पहुंचा। सभी दंग रह गए। राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजकुमारी जी, मैं वही हिरण हूँ जिसने बचपन में आप दोनों बहनों की जान बचाई थी। हाँ, आपको याद नहीं होगा, लेकिन उस दिन आप दोनों को एक निर्दयी औरत जंगल में छोड़कर चली गई थी। आप बेसहारा थीं, रोती हुईं, भूखी, डरी हुईं, और आज जिसे आप फांसी देने जा रही हैं, जिसे आप नीच, मूर्ख और मामूली समझती हैं, वो आपकी अपनी बहन है। हाँ राजकुमारी जी, माया आपकी सगी बहन है, और जो घमंड है आपको कि आप एक रानी की बेटी हैं, राजकुमारी हैं। हकीकत ये है कि आप एक जंगल में लावारिस पड़ी बच्ची थीं, जिसे मैंने, एक हिरण ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। राजकुमारी पश्चाताप भरी आंखों से माया को गले लगाती है। दरबारी शर्मिंदा हो जाते हैं।
हिरण सिर झुका देता है और आकाश में सच्चाई, पहनचारे और नई रोशनी का सूरज उगाता है।